से हैं, जिला अध्यक्ष बनाई गई हैं आप। महिला आदिना सांस्कृतिक महिला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की। अच्छा, तो ये कब पद मिला आपको? 5 तारीख को 5 तारीख को ये पद मिला। 5 जून। अच्छा, 5 जून को ये पद मिला है। हमने भी देखा था बड़ा जब आपको पद मिला, लोगों ने बड़ा सहयोग करा, बड़े सोशल मीडिया पर आप अखबारों से लेकर कटिंग बड़ी वायरल हो रही थी। मैंने भी सोचा चलिए अब जानते हैं उनके जीवन परिचय में, और कुछ चीज़ें आपके विषय में और भी लिखी थी, जैसे कि समाज सेविका बड़े भूमिका निभाती हैं और कुछ बच्चों को निःशुल्क भी पढ़ाती हैं। हमने कहा हमारे बीच में जब इतने बड़े समाज सेवी के रूप में कोई है, उसके बाद भी अभी तक कैसे नहीं आ पाया हम लोगों के बीच में, एक बड़ी विषय हो जाता है यहाँ पर लोकल में, क्योंकि लोग यहाँ पर करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में जो लोगों को जागरूक करते हैं या उन्हें नहीं आ पाता है, सामने नहीं आ पाता है स्क्रीन पर, तो एक बड़ा यहाँ के लिए लोकल के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। इस विषय पर आप क्या सोचती हैं कि आपने इतना कार्य किया है आज तक और बच्चों को निःशुल्क भी पढ़ाया है, संगीत से लेकर कई विषयों पर रुचि रखती हैं और जुड़ी रही हैं, लोगों की मदद करी, उसके बाद भी आप उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाई जहां पर आपको होना चाहिए था। इस पर क्या सोचती हैं आप? पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर तो जीवन परिचय से लेकर हर चीज़ अन्य चीज़ें जान ही लेंगे। जी। उसका कारण ये रहा कि हमने स्वयं ही प्रयास नहीं किया इलेक्ट्रिक मीडिया में आने का, और मैं ये चाहती थी कि जो काम करें हम अपने ज़मीनी स्तर से करें। तो मैंने 9 साल अपने जनपद में सेवा की है अपने एनजीओ के माध्यम से। मेरा एनजीओ का नाम है जी एसडी शिक्षण उपकार औद्योगिक सेवा समिति, और संस्था चला रही हैं आप? यस। तो इसके तहत मैंने सारा काम किया है, और मेरा सबसे ज़्यादा भाव रहता है महिला उत्थान के लिए। तो अब शुरुआत करते हैं। आप जी मॉर्निंग इस वक्त देख रहे हैं, जो कुछ हमने बातें पहले की हैं, तो पहले हम जान रहे थे उनके विषय में, क्योंकि हमने पहले बताया कि वो अभी विश्व हिंदू महासंघ से जिला अध्यक्ष बनाई गई सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की। हमारे बीच मौजूद है आज सुजाता सिंह जी, जो कि एक बड़ी समाज सेविका के रूप में देखी जाती हैं, लेकिन होता है ऐसा, जो लोग कुछ करना चाहते हैं या करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जागरूकता अभाव होता है उसके कारण मीडिया भी उतना ही छापती है जितना उनको टारगेट दिया जाता है, वो सामने नहीं आ पाते हैं, एक बड़ी समस्या हो जाती है। ये उनके पास जो एक डायरी रखी है, इतनी तो पुलिस की केस डायरी भी नहीं होती जिनकी उनकी समाज सेविका के रूप में उन्हें सम्मान मिला है, उसकी डायरी है। तो पहले हम इसके विषय में जान लेते हैं, कितने होंगे? हमें तो लग रहा है हम गिन पाएंगे, आप ही बता दीजिए पहले से कितने रखे होंगे आप। जी, मैंने काफ़ी काम किया है, और 2 साल नेहरूआ केंद्र में भी रही हूँ स्वयंसेवी पद पर। तो नेहरूआ केंद्र द्वारा विशेष सम्मान, राष्ट्रीय एकता शिविर, इटावा प्रश्न उत्तरी प्रशिक्षण प्रतियोगिताओं, युवा आदर्श समाज कल्याण समिति, और महर्षि ददीची सम्मान उरई, नेहरूआ केंद्र गया बिहार क्लब विशेष सम्मान, युवा आदर्श समाज कल्याण समिति, कोरोना योद्धा, जो कोरोना का काल चल रहा था उस समय भी काफ़ी हमने पहल की, उसमें भी हमको सम्मानित किया गया है। नेहरूआ केंद्र देवास मध्य प्रदेश, यस। मतलब हो जाता है कि दूसरे राज्य से सम्मान मिल रहा है आपको? 2 मतलब राष्ट्रीय एकता शिविर मैंने 2 बार अटेंड किया है, और अपने बुंदेलखंड को सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से, लोक नृत्य, लोक नाट्य और लोक गीतों के माध्यम से मेरे सोच ये रहती है कि अपने बुंदेलखंड के जो कल्चर प्रोग्राम है मैं उनको आगे बढ़ाऊं। तो उसके माध्यम से हमने वहाँ पे प्रोग्राम दिए, जैसे कजरी गीत दिया, एक गांव की छोटी सी गुजरिया, सावन में गाए कजरिया। तो ये हमारा बहुत हिट गया था, 7 राज्य को हरा के बुंदेलखंडी अव्वल आया था, और मैंने खुद वहाँ पे पार्ट किया है। 7 राज्य 2 बार मैं हरा चुकी हूँ, और बुंदेलखंड में मेरा ही सबसे अच्छा मतलब नाम था, मेरा ग्रुप का बहुत अच्छा नाम गया। वहाँ पर इतने जनता जब जी अलग महसूस हो रहा है, मतलब 7 राज्य की मतलब पब्लिक के सामने एक बुंदेलखंड को, छोटे से बुंदेलखंड को एक बड़ा नाम मिला है पूरे 7 राज्यों में। जी, सांस्कृतिक कल्चर में काफ़ी आगे रही हूँ, मेरा शौक़ भी रहा है, संगीत से बड़ा संगीत प्रेमी भी हूँ, तो बहुत शौक़ भी है, और बखूबी मैं निभाती भी हूँ। कभी हाँ, अभी जैसे हमारे ज़िले में डीएम साहब हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्थान बनाया है, टाउन हॉल है, वहाँ पे लैब है, तो उन्होंने वहाँ पे बुंदेलखंड उत्सव के नाम से बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जहाँ बुंदेलखंड का कल्चर देखने के लिए हम लोग को मिलेगा। वहाँ भी मैंने एक गाना गाया था,
बहुत बड़ा मंच दे के गई हैं सम्माननीय हमारी प्रियंका निरंजन जी, जहाँ से बच्चों को बहुत मतलब बहुत ही अच्छा उन्होंने ये कार्य कर दिया, क्योंकि कलाकारों के लिए कोई भी अधिकारी नहीं सोचता है। जो मैडम की ये सोच थी और वो प्लेटफॉर्म हम लोग को दे के गई, मुझे भी मौका मिला, मैंने भी एक वहाँ पे गीत गाया था, तो मैम को अच्छा लगा। सवाल तो कहीं निकलते हैं, लेकिन हम वो वाले मीडिया वाले नहीं हैं कि हम पूछने लगे ये बताइए वो बताइए ये बताइए, ये तो हंसी मजाक में हो ही जाएगा कौन सा सवाल। लेकिन जानना चाहते हो उस वक्त से जब आपने ये शुरुआत की थी, ये समाज सेविका के रूप में उभर के आई, फिर आपने संस्था चलाई, तो उस समय ज़्यादा सोशल मीडिया भी नहीं था, पेपर वेपर भी, मतलब ये सब चीज़ें बहुत पिछले थे, समझो पिछड़े थे। फिर बुंदेलखंड है यहाँ पर, शिक्षा लेकर हर चीज़ सभी का अभाव है, यहाँ कुछ है नहीं है। उस समय आपने शुरुआत कैसे की और कैसे लगा कि एक संस्था बनाएं, इसके माध्यम से लोगों की मदद करें, बच्चों को पढ़ाएं, और फिर उसके हम और भी जानेंगे, पहले इतना ही बताइए। जी, एक्चुअल में मेरी माँ सत्संग परिवार से जुड़ी हुई थी, तो मैं जब 2.5 साल की थी तो मेरी माँ ने मुझे अपने गुरुजी की गोद में दे दिया। उनके मन में ये भाव था कि मेरे 4 बच्चे हों, इसमें से एक बेटी को मैं अपना संत बनाऊंगी और 3 बच्चों को समाज सेवा का कार्य करवाऊंगी। तो वो अपना जीवन यापन गृहस्थ में कर रही हैं। हालांकि मैं भी गृहस्थी ही हूँ और अपने घर में हूँ, और मेरा भी ये भाव था, तो अपने गुरुजी के घर में रह के मैंने वहाँ सीखा देखा। हज़ारों सत्संगी वहाँ आते हैं लखनऊ में है पैराडाइज मायावती कोठी के पीछे। तो मेरे गुरुजी का नाम है सम्माननीय हमारे प्रमला भगवान जी, जो आज इस टाइम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम सब के अंदर वो समाये हुए हैं, क्योंकि कहते हैं संत कभी जाते नहीं हैं, वो समाहित हो जाते हैं, तो वो हम ही लोग के अंदर समाये हुए हैं। और उन्हीं के मार्गदर्शन से वो हमेशा मुझसे यही कहते थे, तुम बहुत ऊपर जाओगी और बहुत अच्छा काम करोगी और राष्ट्र लेवल पे करोगी। तो आज मेरे गुरुजी का भी सपना है। जब मैं 2006 में मैंने नृत्य किया था अपने गुरुजी के बर्थडे पे, तो उन्होंने काफ़ी उत्साह दिया था। उस समय हम लोग जालौन में रहते थे, तो गुरुजी को बहुत अच्छा लगा। अनूप जलोटा जी वहाँ आए थे, उनके भजन पे नृत्य किया था भाव विभोर होके, तो गुरुजी ने उस समय हमको आशीर्वाद दिया था। और जब दूसरी बार योगी जी का जन्मदिन था, तब मुझे महिलाओं की समझो यहाँ पे जिला का पद मिला उत्थान के लिए। यस, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि योगी के जन्मदिन पे ही मुझे कुछ एक नया करने का मौका मिलता है। तो मैंने भी शपथ ग्रहण की कि जो मुझे सेवा दी जा रही है मैं बखूबी उसे निभाऊंगी अपने लगन से। यस। अच्छा, जो आपने संस्था बनाई थी 9 वर्ष पहले, हैं 9 वर्ष हो गए हैं, नाम एसडी शिक्षण उपकरण औद्योगिक समिति, इसका क्या मुख्य उद्देश्य को लेकर आपने शुरुआत की थी और इसमें लेकर अभी तक कितने कार्य किए गए हैं? लेकिन जैसे देखा जाता है सोच से संस्था बना लेते हैं लोग, तो डली रहती हैं, उनकी संस्था डली है, पुरानी हो जाए फिर चलाएंगे, लेकिन आप 9 वर्ष से काम कर रही हैं संस्था को लेकर। जैसे पढ़ा जैसे जाना तो बहुत चीज़ें सामने निकल के आती हैं, लेकिन हकीकत जो आपने कर दिखाया है बहुत एक कठिन विषय हो जाता है। तो इसमें लेकर आपने क्या उद्देश्य बनाई थी, कितना काम अभी तक किया है? जी, मैं ऐसा हुआ कि मेरे अंदर ये उद्देश्य था। सबसे पहला मैं सत्संग में जुड़ी थी, तो वहाँ पे फैमिली आती थी, तो मुझसे हर महिला अपना दुख दर्द एक महिला ही को बताती है। तो मैंने हज़ारों परिवारों की ये समस्याओं को सुना, और मेरे अंदर में लास्ट में निर्णय ये निकला कि हर महिला को आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने अपनी संस्था के साथ में औद्योगिक शब्द का यूज किया है। ठीक है, शिक्षित होगी महिला, पढ़ी लिखी होगी, पढ़ी लिखी महिला ही होगी, तभी वो उपकार कर पाएगी। क्योंकि अब उसका उपकार कैसे होगा, वो उसका उपकार होगा किसी उद्योग के माध्यम से। जब वो कमाएगी तो वो समाज सेवा भी कर पाएगी। उसको जैसे मैं आज कमाती हूँ, समाज सेवा भी करती हूँ, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए मैं अपने काम में आगे बढ़ती गई। मैंने दिखावा नहीं किया है किसी भी कार्य का कि हम देखते हैं लोग 2 फल दे के, मैंने कई वीडियो ऐसे देखे हैं, कई फ़ोटो देखी हैं, अखबार में आती हैं, 2 फल दे के फ़ोटो खिंचा लेना, किसी गरीब के साथ मजाक करना, क्या मतलब है ये? हम लोग कुछ छापते हैं, देखते हैं, वो इसीलिए तो आपने पूछा था कि मतलब किस तरह से शुरुआत की संस्था की। जैसे कि आपने पेपरबाजी ना करते हुए, लेकिन समाज सेवा जो था उद्देश्य पे आपने काम किया है। लेकिन लोग तो वे जाते हैं, 2 किलो फल ले लिए, आम ले लिए, सेब ले लिए, बांट दिए, उन्हें संस्था द्वारा करे, फ़ोटो चिपका लिए, फिर ऊपर भेज रहे हैं, ऐसा कुछ। ये सब नाम कमाने के तरीके हैं। हमने नाम नहीं कमाया, हमने जो किया है अपने दिल से किया है, और कई लोगों को साथ भी दिया। समय समय पर जिसको जो ज़रूरत पड़ी है मैंने दी है। कई लोग तो ऐसे हैं, दीदी अब मुझे ज़रूरत है, करते करते ये हुआ कि 4 साढ़े 4 लाख तक की भी मुझसे हेल्प ली है लोगों ने।
और अब वो उसका माने ना माने वो उनकी मर्ज़ी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से हेल्प दी है। एक महिला होने के नाते मैंने उनका दुःख दर्द समझा, उनको मदद पहुंचाई और कोरोना काल में भी मैंने 2-3 फैमिलियों को मदद की है। मैं स्वयं बैठी रही लेकिन उनकी हेल्प की। मुझसे बड़ी समस्या उनकी थी, क्योंकि उस समय ना तो पैसे का लेन-देन हो पा रहा था और फिर अकाउंट में ही नहीं है, लेन-देन हो कहाँ से? तो कई परिवार ऐसे थे जहाँ हमने 70-80 हज़ार रुपए का थोड़ा जो अपनी गुंजाइश थी उस हिसाब से उनको मदद पहुंचाने की कोशिश की। हाँ, और उसको हमने कहीं गाया नहीं है कि हम ये गाएँ, लोगों को बताएँ, समझाएँ कि हमने ये कर दिया। करना है तो दिल से करो। और वैसे भी कहा गया है कि इस हाथ करो तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। इस प्रकार से मैं काम करती हूँ। ये कहावत हुँ। सुनने को मिलती है। अच्छा, महिला हैं पहली बात, आप इतना बड़ा कार्य कर रही हैं उत्थान को महिला को लेकर, खुद तो मतलब लगी हुई हैं, साथ में अन्य महिलाओं को भी एक राह दिखा रही हैं। इसमें बीच में रुकावटें कितनी आई? लोग कहने लगते हैं अरे वो तो नाचने गाने वाले हैं या बजाने वाले हैं, वो क्या कर पाएगी, वो महिला है, उसको घर परिवार चलाना चाहिए। ऐसी कुछ रुकावटें आई हैं? ऐसा लगा है कि नहीं अब हम छोड़ देना चाहिए, अब वो ऐसा कह रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं? जी, लोगों का काम तो कहना है। और मैं जब लोग ज़्यादा व्यंग कसते थे मेरे ऊपर, तो मैं अपनी माँ को कसते बताती थे? हूँ। यस, क्योंकि लोगों का काम है, आप अच्छा काम करोगे तो भी लोग कहेंगे, बुरा करोगे तो भी लोग कहेंगे। लेकिन अच्छे काम में कुछ लोग ज़्यादा ही बोलते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? रुकावटें बुरा ज़्यादा आती है अच्छे काम यस, मैंने देखा है जो लोग बुरा काम करते हैं उनके ऊपर कोई व्यंग नहीं कसता है में। और उनकी बात पैसों के द्वारा दबा भी जाती है। मैंने खुद ये चीज़ नोटिस की है। अगर आपके पास में बहुत अच्छा पैसे का टारगेट है, आप कुछ भी कर आइए, आपकी वो बात दबा दी जाएगी। अगर मैं कोई एक ज़मीनी स्तर पे काम कर रही तो इतनी बातें उछाली गई मेरे लिए, लेकिन मैं सहती गई, बढ़ती गई, सहती गई। मैंने फिर अपने घर में माँ को बताया, तो मेरी माँ ने एक ही मुझे आंसर दिया कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे और तुम्हारा भी काम है करना, तो तुम भी उनको जवाब अपनी कार से दो। तो मैंने कहा बारिश ठीक है, नहीं, कार से दीजिए, ये करके दिखाइए कब कितना करके दिखाइए तो लोग एक दिन तुम्हारी बात को सुनेंगे। बोले किसी की बातों को सुन के ठहरना नहीं है, ठहराव नहीं लेना जीवन में, किसी की बातें सुन के ठहरना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ी, फिर नई नई सोच के साथ मैंने आँख खोली। सुबह जब उठी तो अंदर में दिल में भाव आया कि नहीं नहीं, अब मुझे एक नई सोच के साथ फिर से घर से बाहर निकलना है और काम करना है। मैं गई, कई परिवार मैंने देखे एससी समाज के हैं, तो ज़्यादातर एससी इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। एसटी में मैं अभी इतना नहीं पहुंच पाई हूँ, लेकिन एससी परिवार से मेरा ज़्यादा लेन देन रहा है और मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा पीड़ित भी है, परेशान भी है, हर तरह से परेशान है। कोरोना काल में बहुत परेशान रहे और ज़्यादातर बीच वर्ग का जो आदमी है, छोटा आदमी को तो सरकार ने हेल्प कर दी, गरीब में उसको मिल गया है ना, फ्री राशन मिला, जो सुविधाएं सरकार ने मुहैया कराई सबको पहुंची हैं। और जो बड़ा आदमी है उसके पास इतनी व्यवस्था है, स्टॉक है, वो करके खा सकता है, लेकिन जो मध्य वर्ग का आदमी है वो मारा गया। अच्छा, देखा जाता है जैसे आप मर गए, आपने एससी की बात की है और भी अन्य बातें की हैं, जीवन परिचय को लेकर हमने बात कर ली है, रुकावटों की बात कर ली है, लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं हो पाई। जब हम बैठे थे अंदर, आपने वो बच्चों की बात की थी कि कुछ बच्चों को निःशुल्क पढ़ा भी रहे हैं, 50-60 कितने बच्चे हैं, जी जी जी। और संगीत को लेकर भी निःशुल्क मतलब कई कार्य ऐसे कर रहे हैं जिनके उस पर बात नहीं हो पाई है, क्योंकि लोग कहेंगे लो आए बड़बड़ कर दी, अपनी अपनी सुना दी उन्होंने, उनने पूछ लिया, उन्होंने सुना दी, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है, अभी क्या कार्य करनी है उसके बारे में बताया नहीं है। जी, ऐसा है कि 2009 से शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं हूँ। तो पहले मैं स्कूल नहीं चलाती थी, हमारे यहाँ सम्माननीय सुरेंद्र खरे जी हैं, तो उन्होंने मुझे ये एजुकेशन लाइन बताई। पहले हम महिलाओं मैं एक मतलब सिलाई की टीचर थी, तो पहले मैं बच्चों को सिलाई सिखाना पसंद करती थी, सिलाई सिखाती थी। कई महिलाओं को मैंने सिखा के सिलाई उनको आत्मनिर्भर बनाया और उरई में कई परिवार हम आपको परिचय करा सकते हैं जो हमारे माध्यम से सिलाई सीखी और वो आज अपना घर में जीवन यापन कर रही हैं और बहुत अच्छे स्तर से उनका घर चल रहा है, दिल में खुशी होती है। तो आगे जब शिक्षा की बात आई तो 5 साल हम लोगों ने गांधीनगर में स्कूल चलाया, तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कम से कम 30 बच्चे स्कूल में होते थे। क्या नाम से उसको? स्कूल चलता था एल्डोरेडो के नाम से, वो दूसरे की संस्था थी, लेकिन समाज सेवा का भाव था करे सर के मन में, तो वहाँ हमने सेवा दी। उसके बाद में फिर हमने स्वयं का स्कूल खोला, जो हमारा ये हमने अभी मान्यता ली है अपने स्कूल की। तो यहाँ 2014 से मैं खुद स्कूल अपना शुरू की और चला रही हूँ। तो यहाँ भी मैंने 10 बच्चे 20 बच्चे हर साल फ्री पढ़ाई हैं और 30 बच्चों तक का टारगेट मेरा गया। लेकिन कोरोना काल में बहुत परिस्थिति विषम परिस्थितियों को लोगों की देखते हुए मेरे दिल में भाव आया, तो 50 महिलाएं बालिकाएं मुझे ऐसे मिले हुए छात्र हैं कि जिन्होंने अभी तक स्कूल का चेहरा ही नहीं देखा,
तो एक दिल में भाव आया कि सरकार इतनी स्कीम चलाती है एजुकेशन को लेके और ये बच्चे घर से बाहर क्यों नहीं निकले। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप लोग घर से बाहर अब तक पढ़ने क्यों नहीं निकले, क्या कारण है। तो बोले मैडम 1-2 बार गए, सरकारी स्कूल में नाम लिखाया, टीचर बहुत मारते हैं। तो बोले कोई बाल पकड़ के नोचता है, कोई कुछ करता है। ऐसी बच्चों ने समस्याएं बताई हमको। बोले पढ़ाई के नाम पे पिटाई इतनी होती है तो बच्चे डर जाते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, 12-12 साल के, 10 साल के हैं। अगर हम उनको मारेंगे पीटेंगे तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जेंट्स टीचर बच्चों को हैंडल नहीं कर सकते हैं, उनको ममत्व चाहिए। अगर हम उनकी माँ जैसा प्यार करेंगे तो बच्चे ठहरेंगे। और वही बच्चे अब मेरे यहाँ एडमिशन लेने जा रहे हैं और अब वो बच्चों को मैं पढ़ाऊँगी। और मैंने संकल्प लिया है, एक पुस्तक भी मैं सबके ले आई हूँ अपनी गुंजाइश के अनुसार। तो मैं उनको वितरण करके मैं खुद ही उन बच्चों को पढ़ाऊँगी। क्या टारगेट बनाया है आगे का? क्योंकि जो आप में जज्बा था, इतने जो आपने सम्मान पाया है, कहीं ना कहीं आगे तक जाने का ज़रूर एक जज्बा होगा, आगे जाने की उम्मीद ललक होगी। तो आगे क्या उद्देश्य बनाया, क्या करना चाहती हैं आगे जाकर? उद्देश्य हमारा ये है कि सारी बातों को सोचते हुए मैं एक थॉट्स पे पहुंची हूँ कि सबसे ज़्यादा महिला पीड़ित है। जैसे कुछ परिवार ऐसे हैं कि ना तो उनकी ससुराल वाले सुनते हैं और शादी हो गई तो मायके में भी कोई ठिकाना नहीं है, माँ नहीं है, किसी की माँ है तो भाई भाभी हैं। कुल मिला के समस्याएँ इतनी हैं कि 4-5 परिवार मेरी आंखों देखते हुए रेलवे स्टेशन पे वो बालिकाएँ कट के मर गई हैं महिलाएं, और कुछ ने आग लगा ली है। कांसीराम कॉलोनी में उनके घर हैं तो वो जल के ख़त्म हो गई हैं। अब आत्मा में मुझे दुख इस बात का है, मेरे पास रात ठहराने की व्यवस्था नहीं थी, नहीं तो मैं उनको अपने पास रोकती। उनके लिए अब मैंने अपना एक उद्देश्य बनाया है, मुझे अनाथ आश्रम जनपद जालौन स्थान उरई पे खोलना है, जहाँ ज़मीन मेरे पास है। लेकिन अभी कुछ कारणों के कारण मैं उस भवन को बनवा नहीं पाई हूँ। तो मैं सरकार से चाहती हूँ, अपने जनपद में चाहती हूँ कि मुझे मदद की जाए और वहाँ भवन निर्माण हो जाए, जिससे कि मैं अपने काम में सफल हो सकूँ। और जो हमारे सामने रोज़ हत्याएं हो रही हैं, सबसे ज़्यादा महिला परेशान है, महिलाएं मर रही हैं, पेशेंस नहीं है। मैं सत्संग भी करती हूँ, अपने सत्संग के माध्यम से मैं पेशेंस लाने की कोशिश करती हूँ। अब वो महिलाएं फिर बात मानती भी नहीं है, गुरु की बात सब मानते हैं, तो उसको मान करके वो अपने जीवन यापन भी अच्छे से कर सकें। बड़ा उद्देश्य बनाया है जिसमें सरकार की अगर मदद मिल जाए छोटी मोटी, तो शायद जो महिला आत्महत्या कर रहे हैं या परिवार बिछड़ रहे हैं वो एक बच सकते हैं। यही उद्देश्य के साथ आप कार्य कर रही हैं। तो कई सवालों के बीच एक आज प्रश्न और निकल के आया और है। हाँ जी, हाँ। बता दीजिए। एक प्रश्न और आया, मैं भूल गई थी। कुछ महिलाएं हैं जिनसे मैं मिल के आई हूँ, तो मैं देखती हूँ कि 3-3, 4-4 महीने के बच्चे और दवा खा लेती हैं और उनके बच्चे हट जाते हैं, गर्भपात करा देती हैं। तो मैंने उन महिलाओं से बोला कि आप ऐसा क्यों करती हैं। तो बताया कारण है गरीबी का अभाव। अब बच्चा जब आ ही गया है तो कन्या भ्रूण हत्या या भ्रूण हत्या करना ये हमारे हाथ का काम नहीं है। तो मैंने उन महिलाओं को सलाह दी है कि आप इनको मारिए मत, आप ये गलत काम कर रही हैं, इससे ईश्वर भी नाराज़ होते हैं, आप इनको जन्म दीजिए। तो बोली हम जन्म देंगे, हम खिला नहीं पाएंगे, फिर इन बच्चों का क्या होगा, क्या आप इन्हें ले लेंगी। तो मेरे दिल में एकदम से ये बात आई, इसीलिए मेरे मन में और ये भाव आया मुझे अनाथ आश्रम खोलना है। तो मैंने कहा हाँ, आप इन बच्चों को जन्म दीजिए, मैं इन बच्चों को ले लूँगी, कहीं आपका नाम नहीं होगा, आप हमारे आइएगा, काउंटर पे बच्चा रख जाइएगा। हमारा समाज, हमारा जनपद, हमारा प्रशासन, शासन सब मदद करके इन बच्चों को पाल लिया जाएगा, लेकिन भ्रूण हत्या मत कीजिए। मैंने इस पे रोक लगाई है। और इस टाइप की भी कई महिलाएं हैं जो मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन मैं घरेलू स्तर पे जाके संपर्क करती हूँ और डोर टू डोर में मिलती हूँ। मेरी समाज सेवा वो नहीं है कि हमने 40-50 हज़ार रुपये कलेक्ट किया और एक संस्था में जाके सामान रख दिया, हो गई समाज सेवा। कई ऐसे ग्रुप यहाँ चल रहे हैं, उनको हम आंसर भी देते हैं। ये समाज सेवा ठीक समाज सेवा नहीं है। ठीक समाज सेवा ये है कि लोगों की कुंडी बजाओ और उनके अंदर की बात निकालो, अंदर की बात निकाल के उनके कंधे से कंधा मिला के चलो। लोग तुम्हारे साथ क्यों नहीं खड़े होंगे। आज हमारे कम से कम 500 परिवार है सत्संगी जो हमारे गुरुजी के सत्संग सुनते हैं, मुझसे भी सुनते हैं, तो आज हमारे साथ खड़े हैं ना। आज उनको गुरु का ज्ञान कुछ तो लगा होगा जीवन में, तभी तो वो सुन रहे हैं और वो आगे भी बढ़ रहे हैं। तो धर्म के लिए भी मेरे दिल में बहुत आस्था है और मेरा धर्म ही सबसे बड़ा स्थान है। और मुझे कल संत सम्मान भी मिला है, हाँ, हिंदू विश्व महासंघ भारत की ओर से। हाँ जी जी।
तो उसमें मुझे कल जो मेरे जिला प्रभारी हैं ओमकार सिंह सेंगर, उन्होंने सम्मानित भी मुझे करवाया है, संत सम्मान मिला है मुझे। जी। हो गए पूरे सवाल। तो ये कुछ सवाल थे जो समाज सेविकाएँ हैं यहाँ पर महिला के मेन जो समाज सेवी तो बहुत देखे होंगे, लेकिन महिला के रूप में जब उभर कर आता है तो एक बड़ी हमारे लिए एक चुनौती देखने को मिलती है। उनके पीछे कहानी बहुत ही कठिन होती है, जो आप लोग समझ भी नहीं सकते हैं किन समस्याओं से, किन मतलब एक आरोपों से गुजर के सामने आती हैं, लेकिन जब वो कुछ बन जाती हैं फिर वो आरोप भी निराधार हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, कि नई शुरुआत होती है। आप लोग भी प्रश्न और एक निकल के आया, मैं बता सकती हूँ, मैं भूल जाऊंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक प्रश्न ये निकल के आया कि जब मैं समाज में निकली, लोगों के साथ मिली, तो कुछ महिलाएं हैं जिसके मान लो हस्बैंड नहीं है, शरीर शांत हो गया है, कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां रहीं, तो जिसे हम कह सकते हैं कि उनका थोड़ा सा अब किस भाव में कहें कि हिसाब किताब बिगड़ गया। अब हिसाब किताब को मैनेज करने के लिए वो कुछ गलत रास्ते भी चल पड़ी, अपना लेती हैं और चल पड़ी, उनकी मजबूरी थी, और मजबूरी के कारण उन्होंने गलत रास्ते अपनाए। उन्हीं महिलाओं को हम लोग फिर गलत नज़र से भी देखते हैं। तो मेरे मन में ये भाव है, अगर अनाथ आश्रम मेरा बन जाएगा तो मैं उन महिलाओं को अगर रोज़गार दे पाई तो शायद वो गलत रास्ते पे जाने के लिए मजबूर नहीं होंगी, सर उठा के अपना जीवन जिएंगी, क्योंकि पैसे के अभाव में व्यक्ति कुछ भी कर सकता। मैंने उनसे जब बैठ के बात पूछी तो कारण यही निकला, पैसे का अभाव। इसके कारण उन्होंने कई गलतियाँ ऐसी कर दी हैं, तो खैर गुरु सबकी ढाक देता है। तो ख़त्म हो जाएँगी जब एक नई राह, नई चाह मिलेगी, तो शायद ये सब जो समस्याएँ अन्य सब ख़त्म ही हो जाएँगी, जो दाग लगे वो भी मिट ही जाएँगे। तो आप लोग भी बने रहिए और देखते रहिए जी मॉर्निंग ऐसे नए शो बस के मैं लिए। आपसे यही चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद कराई जाए कि जिससे हम अपना अनाथ आश्रम बना सकें।